गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो हिंदी व्याकरण में हम लोग समास को खत्म कर चुके थे ना। तो आज कौन सा चैप्टर पढ़ाते हैं? संधि। चलो ठीक है, तो संधि शुरू करते हैं। और ये क्लास सभी के लिए उपयोगी है, क्योंकि जब व्याकरण की क्लास है तो ये सभी के लिए है। ठीक है, इसमें ऐसे भेदभाव आप लोग ना करें, और सबों के लिए है। तो व्याकरण की क्लास जहां तक हो सकती है सबको शेयर करें, ताकि सभी लोग इसको देख सकें। तो आज आप लोग संधि पढ़िएगा। ठीक है, संधि आप लोग को कठिन लगती है तो क्लास के बाद आप लोगों को कठिन नहीं लगेगी संधि। तो संधि की ये क्लास आज शुरू हो रही है, तो इसको क्लास 1 कर दीजिए। क्लास 1 संधि क्लास 1 है, क्योंकि संधि एक दिन में खत्म नहीं होगी। अगर अच्छे से संधि को समझना है, संधि को विशेष रूप से जानना है, रुचि के साथ पढ़ना है संधि को, तो ये एक दिन में खत्म नहीं हो सकती है। तो संधि क्या होती है, तो इसकी व्युत्पत्ति कैसे हुई है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, संधि के भेद कितने हैं। ठीक है, तो इन सभी चीजों को आज हम देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। संधि। संधि, अगर संधि शब्द की व्युत्पत्ति को देखें कि सर इसकी व्युत्पत्ति कैसे हुई है, तो संधि शब्द दो वर्णों से बनकर बना है। एक है शम और एक है धी। शम और धी, ये दो वर्णों के योग से बना है। शम का मतलब तो होता है पूर्णतया, यहाँ पे क्या हो गया, पूर्णतया। और धी का मतलब होता है धारण करना। धी का अर्थ क्या होता है, धारण करना या मिलना। धारण करना या मिलना इसका अर्थ होता है शम धन धी, यानी पूर्णतया किसी भी चीज में मिल जाना या पूर्णतया किसी को धारण कर लेना क्या कहलाएगा, समधि कहलाएगा। अगर इसका शाब्दिक अर्थ देखें कि इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, शाब्दिक अर्थ इसका क्या है, तो क्या हो जाएगा, शाब्दिक अर्थ हो जाएगा मिलना, या आप लोग इसको मेल भी कह सकते हैं। तो संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, मेल या मिलना। संधि शब्द दो वर्णों से बना है, शम और धी से। शम का मतलब होता है पूर्णतया और धी का अर्थ होता है धारण करना या मिलना। तो पूर्णतया किसी एक दूसरे में मिल जाना वो क्या कहलाता है, संधि कहलाता है। अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो परिभाषा क्या होगी, थोड़ी सी एक लाइन में लिख ली, ज्यादा लंबी चौड़ी परिभाषा की आवश्यकता नहीं है। व्याकरण में ऐसा कोई भी चैप्टर नहीं है जिसको रटना पड़े। ठीक है, समझने वाली ये सब चीजें होती है। अगर समझ में नहीं आई तो रटने से याद नहीं होगी। व्याकरण रटने से याद नहीं होती है, वो समझने पर निर्भर करती है। ठीक है, तो इसकी परिभाषा क्या हो सकती है संधि की, तो दो वर्णों या ध्वनियों, दो वर्णों या ध्वनियों के मेल से, दो वर्णों या ध्वनियों के मेल से उत्पन्न विकार। उत्पन्न विकार, विकार का मतलब परिवर्तन होता है बाबू। विकार का मतलब क्या होता है, उत्पन्न विकार अर्थात परिवर्तन। क्या होता है विकार का मतलब, परिवर्तन। दो वर्णों या ध्वनियों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। 5 लाइन की परिभाषा की आवश्यकता नहीं है, समझने पर जोर दीजिए। संधि कहते हैं, समझ में आ गया। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। जैसे से समझिए, स्पष्ट हो जाएगा। जैसे एक शब्द है, एक वर्ण है वाक, वाक, और एक वर्ण है ईश। क्या है, ईश। क्या बन जाएगा, वागीश बन जाएगा, वागीश बन जाएगा। अब इसमें परिवर्तन क्यों हुआ, ये हम लोग जब, ये तो व्यंजन संधि का उदाहरण है, व्यंजन संधि को देखेंगे तब समझ में आएगा। दूसरा उदाहरण लिखिए, राम धन अनुज। ये जो प्लस है ना, इसको धन कहा जाता है। गणित नहीं है कि इसमें आप लोग प्लस जोड़ कीजिएगा, यहाँ पे इसको संधि पढ़ते समय इसको धन कहा गया। धन, धनात्मक और ऋणात्मक, प्लस और माइनस होते हैं ना, तो व्याकरण में इसको धन कहा जाता है। अब कोई प्लस बोलता है माइनस बोलता है अलग बात है। तो राम धन अनुज क्या बनेगा,
रामानुज बनेगा, रामानुज। देखिए दो वर्ण थी, दो ध्वनियां थी, एक मिल गई, एक हो गई। तो देखिए यहाँ पे अगर देखें तो राम में क्या है, मौ है, तो मौ है तो यहाँ पे क्या मिला, इसमें अ मिला, और यहाँ से क्या आया, यहाँ से भी अ आया, तो अ और अ दोनों मिलने से क्या बनता है, आ बनता है। तो क्या बना, रामानुज। आ गया, आया ना। और समझाते हैं, संधि में ये बात हमेशा आप लोग याद रखिए, अगर नहीं याद है तो इसको जंतर बना के पहन लीजिए, और कभी मत भूलिए कि संधि में दो पद होते हैं, ये होता है प्रथम पद और ये होता है अंतिम पद। ठीक से दिख रही होगी आप लोगों को, ये होता है प्रथम पद और ये होता है दूसरा पद या उत्तर पद। तो संधि में होता क्या है, पहले पद का अंतिम, पहले पद का अंतिम क्या है, तो पहले पद का अंतिम जो है, ये दिख रहा होगा आप लोग को, हम यहाँ इस कलर से दिखाते हैं। देखिए पहले पद का अंतिम, ये पहला पद है, इसका अंतिम वर्ण क्या है, म है। पहले पद का अंतिम क्या हुआ, म हुआ। और दूसरे पद का प्रथम, तो दूसरे पद का प्रथम यहाँ पे कौन सा वर्ण आ गया, ओ आ गया। इन्हीं दोनों का मेल जो है संधि कहलाता है। प्रथम पद का अंतिम और दूसरे पद का प्रथम वर्ण मिलने के बाद जो परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन को संधि कहते हैं। ठीक है, दो वर्णों के या ध्वनियों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं, अच्छी बात है। तो ये संधि कहाँ होती है, संधि होती है प्रथम वर्ण के अंतिम और दूसरे वर्ण के प्रथम। तो पहला पद का अंतिम मौ था, तो मौ के अंत में या मौ में ओ रहता है, ओ आ गया। और यहाँ दूसरे का प्रथम में ओ है, तो ओ तो पहला है ही, तो ओ में तो कुछ नहीं होता है, ओ ही रहता है। तो ओ और ओ जब मिलता है तो क्या बन जाता है, आ बन जाता है। तो यहाँ पे आ गया। आई बात समझ में, यही प्रक्रिया संधि कहलाती है। चलो और उदाहरण एक तो लिख लो। मान लीजिए नंबर 3 उदाहरण में हम लिखे पुनः, पुनः, उसके बाद एक शब्द लगा दिए, एक वर्ण लगा दिए इधर अपि, क्या बोल हो गया, हो जाएगा पुनरपि, पुनरपि। अब ये व्यंजन संधि का उदाहरण हो गया, ये स्वर संधि का उदाहरण हो गया, और ये विसर्ग संधि का उदाहरण, तीनों संधि का दे दिए। अब संधि में आगे बढ़ते हैं, तब फिर हम लोग इसको समझेंगे अच्छे से। दो ध्वनियों का अगर मेल हुआ और उसमें कुछ परिवर्तन हुआ तो वो संधि कहलाएगी। अगर दो ध्वनियों के मेल से किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ, सिर्फ मिल गया दोनों, तो वो संयोग कहलाता है। ठीक है, और दो पदों के मेल के बीच में जो योजक चिन्ह को हटा दिया जाता है तो वो समास कहलाता है। तो दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार परिवर्तन को संधि कहते हैं। थोड़ा हम देखते हैं कि संधि के भेद कितने हैं, इसको समझिए, ये महत्वपूर्ण है। संधि के भेद, संधि के भेद, ये मोस्ट है। संधि के 3 भेद होते हैं। संधि के कितने भेद होते हैं, संधि के 3 भेद होते हैं। पहला होता है स्वर संधि, पहला क्या होता है, स्वर संधि, ये हो गया आपका 1 नंबर। दूसरा होता है व्यंजन संधि, दूसरा क्या होता है, व्यंजन संधि। और तीसरा होता है विसर्ग संधि, तीसरा क्या होता है, विसर्ग संधि, विसर्ग संधि, ये तीसरा है। तो ये इसके 3 भेद होते हैं। संधि के कितने भेद हैं, 3 भेद हैं। परंतु हिंदी व्याकरण में स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। ऐसे कितने भेद हैं, इसके फिर 5 भेद हैं। इसके फिर कितने भेद हैं, तो इसके 5 भेद हैं। पहला भेद जो इसका होता है, हिंदी व्याकरण में व्यंजन और विसर्ग के भेद नहीं होते हैं। इसे स्पष्ट रखें कि हिंदी व्याकरण में व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के भेद नहीं होते हैं, बल्कि सिर्फ स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। तो संधि के कितने भेद हो गए, मूलतः 3 हो गए, और स्वर संधि के कितने भेद हैं, 5 हो गए। इसके और इसके भेद नहीं होते हैं, बल्कि इन दोनों के हिंदी में नियम होते हैं, और नियम हम करवाएंगे। पहला इसका जो भेद होता है उसका नाम है दीर्घ स्वर संधि।
क्या नाम है? दीर्घ स्वर संधि। ये पहला भेद है इसका, दीर्घ स्वर संधि। इसका जो दूसरा भेद है उसका नाम है गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि, इसका दूसरा भेद क्या कहलाया? गुण स्वर संधि कहलाया। तीसरा जो भेद है उसको बोलते हैं यन स्वर संधि। यन स्वर संधि, ये इसका तीसरा भेद है। चौथा दो भेद है, इसका नाम है वृद्धि स्वर संधि। चौथा भेद क्या है? वृद्धि स्वर संधि। और पांचवा जो इसका भेद है दीर्घ गुण यन वृद्धि। और पांचवा भेद जो है इसका नाम है अयादि स्वर संधि। अयादि स्वर संधि। ये संधि के 5 भेद होते हैं। अच्छे से और आराम से लिखिए। संधि के कितने भेद हो गए? 5 भेद हो गए। 5 भेद। पहला होता है स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, और तीसरा वृद्धि संधि। स्वर संधि के फिर 5 भेद हैं, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि यन स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। ये इसके 5 भेद हो गए। स्पष्ट रूप से इसको लिख लीजिए। अब हम पहला भेद जो है इसका स्वर संधि, उसके भेद पे चलते हैं और स्वर संधि क्या होती है उसको समझते हैं। पहला स्वर संधि, नंबर 1 में क्या था? स्वर संधि। पहले स्वर संधि को देखते हैं, फिर इसके भेद को देखेंगे। स्वर संधि तो स्वर क्या होता है? आप लोग को वर्णमाला हम पढ़ाए हैं ना, वर्ण विचार। तो वर्ण विचार में स्वर पढ़ाए होंगे, स्पष्ट है कि पढ़ाए होंगे। तो वहां जाके देखिए कि स्वर क्या होते हैं और कितने हैं। स्वर का विभाजन भी आप लोग को हम 4-5 तरीके से किए थे, तो उन चीजों को थोड़ा पढ़ा कीजिए। ऐसे कुछ नहीं होगा बाबू, बिना पढ़े संसार में कुछ नहीं होता है। ठीक है। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जाल से सिल पर परत निशान। अभ्यास करने ही से सब कुछ होता है। स्वर संधि क्या होता है? स्वर के साथ स्वर का मेल जब होता है तो उससे जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। इसका परिभाषा थोड़ा सा लिख लीजिए एक लाइन में। स्वर के साथ स्वर के मेल से उत्पन्न परिवर्तन। स्वर के साथ स्वर के मेल से उत्पन्न परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। स्वर के साथ स्वर के मेल से उत्पन्न परिवर्तन को क्या कहते हैं हम लोग? स्वर संधि कहते हैं। जैसे से समझिए स्पष्ट हो जाएगा। और जैसे तो खैर आप लोग को हम 1000 लिखा देंगे, अभी चिंता नहीं करनी है। जैसे मान लीजिए एक शब्द हम लिखे कपीस, एक लिखे कपी धन ईस। अभी आप लोग को तुरंत हम समझाए थे कि कपी शब्द है तो अंत में यहाँ कौन सा वर्ण है? प। प में कौन सी मात्रा लगी हुई है? हर्षही। तो यहाँ पे हर्षही आ गया। यहाँ पे कौन सी मात्रा लगी है? दीर्घई। क्योंकि पहले का अंतिम और दूसरे का प्रथम का मेल ही संधि कहलाता है। तो पहले का अंतिम क्या था? प में हर्षई है, अंतिम है ना प, इसमें कौन सी मात्रा लग गई है? हर्षई आ गई। और दूसरे का प्रथम में क्या है? दीर्घई। तो यहाँ आ गई दीर्घई। हर्षई और दीर्घई के मिलने से क्या बनता है? दीर्घई बनता है। तो ये क्या बन जाएगा? कपीस बन जाएगा। क्या बन गया? कपीस दीर्घई बन गया। ये कहलाता है स्वर संधि। तो स्वर के साथ स्वर के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। स्पष्ट हो गया? अब देखिए स्वर संधि के कितने भेद थे? स्वर संधि के
5 भेद थे। कितने भेद थे? 5 भेद थे। अब स्वर संधि के जब 5 भेद थे तो पांचों को देखना अनिवार्य है। तो पहला नंबर पर चलिए। पहला नंबर क्या था? पहला नंबर था आप लोग का दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि क्या होती है? तो दीर्घ स्वर संधि में आप लोग को जब हम स्वर पढ़ा रहे थे उसमें सजातीय स्वर और विजातीय स्वर पढ़ाए होंगे, याद कर लीजिए थोड़ा। अब देखिए, संधि समझना है तो वर्ण विचार को समझना परम आवश्यक है। जब वर्ण ही नहीं जान रहे हैं, स्वर ही नहीं जान रहे हैं, तो स्वर संधि कैसे समझ में आएगी? तो संधि को जानने के लिए सबसे पहले वर्णमाला की जो क्लास आप लोग को सबसे पहले हम करवाए थे, वर्ण प्रकरण, उसकी क्लास को संपूर्ण रूप से देखिए और समझिए। क्योंकि जब तक आपको ये पता ना चले कि स्वर क्या है, व्यंजन क्या है, दोनों में किन मात्राओं का योग होता है, दोनों में महाप्राण क्या है, अल्प प्राण क्या है, तब तक संधि अच्छे से समझ में नहीं आएगी। ये हमेशा कान में खोस लीजिए। कोई बात नहीं है, नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। तो स्वर संधि होती क्या है? देखिए, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा और लघु का अर्थ होता है छोटा। तो दीर्घ किससे बनता है? तो इसकी एक लाइन में परिभाषा पहले आप लोग लिखिए। देखिए, जहां दो सजातीय, जहां दो सजातीय, क्या सजातीय में ह्रस्व या दीर्घ दोनों आते हैं। सजातीय हर्ष या दीर्घ, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर होते हैं ना, लघु स्वर और गुरु स्वर, उसी को कहा जाता है ह्रस्व स्वर। परस्पर मिलकर, परस्पर मिलकर जहां दो सजातीय ह्रस्व या दीर्घ स्वर परस्पर मिलकर दीर्घ में बदल जाते हैं, दीर्घ में बदल जाते हैं, क्या होता है? दीर्घ में बदल जाते हैं, वहां क्या होती है? वहां दीर्घ स्वर संधि, वहां दीर्घ स्वर संधि होती है। ये इसकी परिभाषा हो गई कि जहां दो सजातीय, सजाती का मतलब एक जात का, स्वजाति का मतलब क्या होता है? एक जात का। अभी समझाते हैं क्या होता है। जहां दो सजाती ह्रस्व या दीर्घ परस्पर मिलकर दीर्घ में बदल जाते हैं, सजाती मिले, छोटा हो या बड़ा, लेकिन बदलेगा किस में? दीर्घ में बदल जाता है, वहां दीर्घ स्वर संधि होती है। जैसे देखिए, अगर इसको समझना है तो ऐसे समझिए, ओ और आ, ओ आ, हर्षई दीर्घई, पूरा सबको लिख लीजिए पहले, तब समझ में अच्छे से आ जाएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए समझना आवश्यक है। ओ आ हर्षई दीर्घई हर्षौ दुर्गौ री ए ऐ ओ और औ। इतना ही स्वर था ना? किससे ज्यादा स्वर था? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 स्वर थे। तो 11 स्वर तो हो गए ना। अब इसमें सजाती स्वर क्या है? देखिए, ये दोनों एक ही जात का है, ये और ये दोनों क्या कहलाएंगे? ये दोनों कहलाते हैं सजातीय स्वर। ये क्या है? ये स्वजातीय स्वर हैं, ये दोनों सजातीय हो गए। यहाँ पे ये और ये दोनों कहलाएंगे फिर सजातीय स्वर, ये सजाती हो गए। अब यहाँ पे इसको और इसको देखिए, ये दोनों फिर सजातीय हो गए, यहाँ पे ये सजातीय हो गए, कहलाएंगे सजातीय स्वर। अब बोलेंगे ये सब आप लोग को पता है कि ये संधि तो है, स्वर तो है, परंतु ये संयुक्त स्वर है, सजातीय स्वर नहीं है, बल्कि ये संयुक्त स्वर है, दो वर्णों के मेल से बना हुआ है। और ये सब क्या है? सजाती हैं। सजाती में कितने आ गए? 3 आ गए, आ अ हर्षई हर्षौ। और इसमें से दीर्घ बोला तो दीर्घ कौन सा होता है? बड़ा होता है। ये तीनों में बड़ा कौन है? ये बड़ा है,
ये तीनों में कौन सा बड़ा है? तो ये तीनों बड़ा है। अब यही तीनों जो होता है वो कहलाता है दीर्घ स्वर संधि। देखिए पहला होता है इसमें आ, दूसरा होता है दीर्घई और तीसरा होता है दुर्गऊ। ये तीन ही इसमें आते हैं दीर्घ स्वर संधि में। अब अ आ कैसे आया इसको समझिए। अगर अ या आ के साथ अ या आ मिलता है तो ये क्या बनेगा? तो ये मिलता है आ बनता है। अगर हर्षई या दीर्घई के साथ हर्षई या दीर्घई, हर्षई या दीर्घई के साथ हर्षई या दीर्घई बनती मिलती है तो ये फिर दीर्घई बनती है। इधर भी देखिए अगर हर्षऊ के साथ दुर्घऊ या हर्षऊ या दुर्घऊ के साथ मिलाना हो तो ये दुर्घऊ ही बनती है। यही ये तीनों का नियम है। ये तीनों बड़ा होते हैं और इसको इस रूप में तोड़ा जा सकता है। ये जो कहलाएंगे ये ह्रस्व दीर्घ स्वर संधि कहलाते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? दीर्घ स्वर संधि कहलाते हैं। और इसमें भी देखिए इसमें भी क्या है, सबसे पहले अ आता है। अगर हम अ वाले को देखें तो अ हमको कितने तरीके से तोड़ सकते हैं इसको समझिए। जैसे मान लीजिए कि ये आ वाला था, नंबर 1 में ये आ वाला है। आ वाला को हम कैसे तरीके से तोड़ सकते हैं? इसके लिए आप लोग को बताएं कि अगर अ के साथ अ मिला दें तो क्या बनता है? ये आ बनता है। अगर अ के साथ आ मिला दें तो फिर भी ये क्या बनेगा? आ बनेगा। अगर आ के साथ अगर अ मिला दें तो भी क्या बनेगा? आ बनेगा। और अगर आ के साथ आ का मिलान हो जाए तो भी ये क्या बनता है? आ बनता है। इतने तरीके से हम सिर्फ दीर्घ स्वर संधि में आ ला सकते हैं। इतने तरीके से 4 हो गए। देख लिए, छोटा अ और अ है तो भी आ बनेगा। अगर अ के साथ आ है फिर भी ये आ बनेगा। अगर आ के साथ अ मिलाए फिर भी ये आ बनेगा। और आ के साथ आ मिलाए फिर भी ये बनेगा। इसको थोड़ा सा नंबरिंग कर लीजिए। जैसे नंबर 1 ये हो गया, ऐसे वाला नंबरिंग ना रोमन में कीजिए। ये वाला, ये हो गया सेकेंड वाला, ये हो गया थर्ड वाला और ये हो गया 4 वाला। अब चारों का आप लोग को उदाहरण लिखाते हैं। चारों का उदाहरण लिखाते हैं। चलिए पहले अ प्लस अ लेते हैं, यानी कि अ धन अ लेते हैं। नंबर 1 में क्या था आप लोग का? नंबर 1 में था अ के साथ अ क्या बनता था? ये आ बना रहा था। चलिए इसी सूत्र को पहले हम करवाते हैं कि अ के साथ अ। जैसे मान लीजिए एक शब्द है राम और एक शब्द है अनुज। अब देखिए अ के साथ अ, यहाँ म है ना, स्वर में क्या होता है? अंतिम। तो अंतिम में म है तो म में क्या रहता है? कोई भी व्यंजन हो और कोई भी स्पर्श व्यंजन हो तो स्पर्श व्यंजन के अंत में क्या रहता है? म रहता है। स्पर्श व्यंजन जितने भी हैं क से लेके म तक सबके अंत में क्या रहता है? अ। इसलिए अ क्या है? मध्य स्वर है। तो इसमें क्या मिला? अ। यहाँ से क्या आ गया? यहाँ से भी आ गया अ। क्या बनेगा? दोनों मिलके बनाएगा आ। अब देखिए राम धन अनुज, ठीक है, तो राम धन अनुज यो आ जाएगा, यहाँ आकार बदल जाएगा, क्या बनेगा? रामा नुज। इसमें कोई परिवर्तन हुआ क्या? ये नुज नुज तो यहाँ रह गया इतना। ये जो अ था यहाँ पे वो आके इसमें सट गया तो क्या बन गया? रामा नुज बन गया। तो ये हो गया रामानुज। समझ गए आप लोग? तो ये कहलाता है रामानुज। और देखिए उदाहरण और लिखिए। रामानुज, अगर आत्मा शब्द है, आत्म, और इसके साथ अवलोकन लगाइएगा। आत्म के साथ अवलोकन क्या बनेगा? आत्मा अवलोकन। क्या बन जाएगा ये? आत्मा अवलोकन। आत्मा अवलोकन। और देख लीजिए, अगर सह शब्द है, सह के साथ अनुभूति लगा लेते हैं। अनुभूति क्या बनेगा? ये बन जाएगा सहानुभूति। क्या बनता है ये? सहानुभूति। सहधन अनुभूति, सहानुभूति।
भूति, ये अ था, इसमें आके मिल गया तो आकार की मात्रा बदल गई। और देखिए एक शब्द है जीव और इसके साथ लगा दीजिए अनु, क्या बनेगा? बन जाएगा जीवाणु, जीवाणु। शब्द में आकार आ रहा है, शब्द में क्या आ रहा है? आकार आ रहा है ना। जीव के साथ अनु, यहाँ फिर अ आ गया, यहाँ से फिर अ है तो अ के साथ अ क्या बन रहा है? अ के साथ अ आ बना रहा है, आ बना रहा है, तो यहाँ पे तो आ ही रहा है ना, आ रहा है। तो ये है संधि का तरीका। चलिए और बनाइए उदाहरण इसका। जीवाणु, रस धन अनुभूति, रस के साथ अनुभूति, रस के साथ अनुभूति क्या बनेगा? ये बन जाएगा रसानुभूति, रसानुभूति। ठीक है, और तो 4 उदाहरण देख लीजिए। एक शब्द है आनंद, क्या है? आनंद। इसके साथ आप लोग लगा दीजिए तिरेक, अतिरेक। आनंद के साथ अतिरेक क्या बनेगा? ये बन जाएगा आनंदा तिरेक। क्या बन गया? आनंदा तिरेक। एक शब्द लिखिए मोह, के साथ लगा दीजिए अंध, क्या बनेगा? ये बन जाएगा मोहांध, मोहांध बन गया। एक और लिख लीजिए, अगर विष शब्द है, विष के साथ अनु, क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा विषाणु। एक शब्द लिखिए अभय, अभय, अभय धन अरण्य, क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा अभयारण्य, अभयारण्य। क्या बनता है? ये अभयारण्य बनता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग संधि में, और आज क्लास शुरू ही की है संधि की, तो इसमें अ प्लस अ को देखे हैं। इसके पीछे जो है सिर्फ आज हम इसको देख रहे हैं, 1 नंबर वाले को। तो यहाँ से कल हम लोग देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।